गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जैसे जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है या जीएनएम स्टूडेंट्स है, जिनको टर्मिनोलॉजीज को प्रॉब्लम है समझने में। वो मैंने कोशिश किया है कि बहुत इजी और सिंपल वे में हिंदी लैंग्वेज में एग्जांपल देकर सारी टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसको जहाँ जहाँ तुम्हें डाउट है उसमें आपको हेल्पफुल मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर। First is first terminology is perception. Disorders of perception. Perception is the meaningful organization of sensory data and their interpretation in the light of one's past experience. Perception means how we will understand how our sense organ interpreted the things. हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं उसको हमारा सेंस ऑर्गन कैसे इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकालती है, कैसे हमारा आभास होता है, उसे हम बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपर एनेस्थेसिया। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की या इंसान की जो सेंसेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इस या इमोशनल प्रॉब्लम में, हाइपोकॉन्ड्रियल कंडीशन में या पर्सनालिटीज में ये देखने को मिलता है। उसमें जो भी होती है उसका कोई जो सुनने की साउंड उसको लगेगा लाउडर सुनने लगेगा, कलर्स को ब्राइटर दिखने लगेंगे, और पेन होगा तो अनबेरेबल होगा, मीन्स उसकी जो सेंसेशन होगी ज़्यादा होने लग गई। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को क्या रहता है कि इल्यूजन हेलुसिनेशन में ही डाउट रहता है। तो इल्यूजन क्या होता है कि इससे फॉल्स परसेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई रहता है पर उसका हमें आभास होता है, परसेप्शन हो जाता है, वो गलत हो जाता है। जैसे कि सामने क्या है, रस्सी पड़ी है, उसको हमने क्या समझा, ये सांप समझ लिया। तो क्या हो गया, देर इज एरर इन परसेप्शन। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रोप एंड वी आर कंसिडरिंग इट एज अ स्नेक। हम उसको, कोई पेशेंट है उसको रस्सी को सांप समझ रहा है, वो उसको गलत परसेप्शन कर रहा है। स्टिमुलस तो है, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, रस्सी है। तो रस्सी स्टिमुलस को वो गलत परसेप्शन कर रहा है, वो क्या हो गया, इल्यूजन। हेलुसिनेशन में क्या डिफरेंस है, अब वहाँ पे क्या था, रस्सी एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस तो प्रेजेंट है पर उसका परसेप्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे स्टिमुलस होता ही नहीं है, फिर भी हमें परसेप्शन होता है, फिर भी हमें आभास होता है, पेशेंट को आभास होता है। देयर इज नो stimulus is there, stimulus is not present, even then patient is perceiving something, that is called hallucination। जितने हमारे सेंस ऑर्गन हैं उतने टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं। तो पेशेंट को या कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है या फील होता है, हालांकि चीज़ वहाँ पे नहीं है, स्टिमुलस नहीं है। जैसे इल्यूजन में क्या था, स्टिमुलस है, गलत परसेप्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं है। इल्यूजन में कौन सा स्टिमुलस था, रस्सी, उसका गलत क्या हो रहा है, सांप समझ रहा है। पर हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलस नहीं है, फिर भी उसको सुनाई दिखाई या महसूस हो रहा है, उसे हम बोलेंगे हेलुसिनेशन। तो इसके कितने हैं, जितने हमारे सेंस ऑर्गन है उतने ही टाइप्स है हेलुसिनेशन के। ऑडिटरी हेलुसिनेशन और कुछ और भी है, पर हम लोग फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द on the basis of our sense organ the types of hallucination. First is auditory hallucination। जैसे वॉइस सुनाई देगा, साउंड सुनाई देंगी, नॉइज सुनाई देगा, उस पेशेंट को है नहीं वहाँ पे, कोई वॉइस नहीं है, कोई साउंड नहीं, इवन दिस पेशेंट विल हियर द साउंड नॉइज, दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ हेलुसिनेशन दैट इन्वॉल्व perceiving sound without auditory stimulus। इट कैन बी सीन इन साइकोसिस। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है, साउंड नहीं है, फिर भी उसको सुनाई दे तो हमें क्या बोलेंगे, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन के भी टाइप्स है। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाने की। यहाँ पे भी हम लोग क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइप्स में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन में क्या रहता है, पेशेंट को खुद की ही, अपनी ही ऑन थॉट सुनाई देती है। पेशेंट बोलता है मुझे अपनी ही थॉट सुनाई दे रहा है, स्पोकन वर्ड सुनाई दे रहा है, इसको बोलते हैं थॉट इको।
द वॉइस में कम फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द हेड, उसको ये लगता है या तो आवाज़ अंदर से आ रही है या बाहर से आ रही है, सिर के पास से आ रहे हैं। इसका मतलब वो खुद की ही थॉट इको को सुन रहा है। अगर तुम्हें पेशेंट बोले कि मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कि मुझे ही थॉट को, मेरी खुद की ही थॉट मुझे सुनाई देती है, उसे हम बोल देंगे फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन। सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशन कब बोलेंगे? वॉइस स्पीकिंग टू द पर्सन एड्रेसिंग हिम एज यू। अगर कोई उसको वॉइस सुनाई दे रही पेशेंट को और उसको आप या तुम बोल के बात कर रहे, उससे बात कर रही है। पहले फर्स्ट पर्सन में तो खुद की आवाज़ सुनाई दे रही, थोड़ी को सुनाई दे रही, सेकेंड पर्सन में कोई इंसान उससे बात कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशन। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन क्या होता है कि कोई दो इंसान उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको रेफर कर रही है, ही या सी। दो जने उससे तो बात नहीं कर रहे हैं, जब उससे बात करेंगे तो सेकंड पर्सन हो जाएगा। पर उसके बारे में उसको वो करके बात कर रहे हैं, ही या सी बोल के, उसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है विजुअल हेलुसिनेशन। जैसा हमारा सेंस ऑर्गन है, सीइंग वाला आईज है, उसमें भी हमें हेलुसिनेशन हो जाता है, तो जो चीज़ नहीं है फिर भी उसको दिखाई देगा। विजुअल हेलुसिनेशन इज द सीइंग ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट देयर विदाउट स्टिमुलस। वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है फिर भी उसको दिखाई दे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ओल्फैक्टरी मीन्स इट्स रिलेटेड टू स्मेल। वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, उसको स्मेल आ रही है, खीर की स्मेल आ रही है या कोई अच्छी बुरी स्मेल आ रही है, उसको तुम पेशेंट बोले कि मुझे खीर की स्मेल आ रही है या कोई और चीज़ की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? तो पेशेंट को कि ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है, पेशेंट को वॉमिट की स्मेल आ रही है, यूरिन की स्मेल मुझे फील हो रही है। अब तुम्हें पेशेंट बोले यहाँ पे फीसिस की स्मेल आ रही है या कोई सिगरेट पीने की मुझे स्मेल महसूस हो रही है, तो अगर हालांकि वहाँ पे कोई है नहीं ऐसी चीज़ें, औरों को कोई महसूस नहीं हो रही, उसको महसूस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज गस्टेक्टरी हेलुसिनेशन। इट इज द परसेप्शन ऑफ टेस्ट विदाउट स्टिमुलस। यहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं है फिर भी टेस्ट फील हो रहा है उसको। इसको खीर का खाने का मजा आ रहा है, मीठे का वो हो रहा है, मीठे का उसको सेंसेशन हो रहा है। हालांकि चीनी गुड़ कुछ नहीं दिया है, वो चीनी गुड़ क्या स्टिमुलस है? स्टिमुलस है नहीं, फिर भी उसको मीठा महसूस खाने का फील हो रहा है। तो ये क्या हो गया? गस्टेटरी हेलुसिनेशन। ज़्यादातर इस पेशेंट में किस में मिलता है? ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में मिलता है। नेक्स्ट है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल मीन्स टच का फीलिंग हो रहा है। विदाउट स्टिमुलस पेशेंट विल फील समथिंग इज टचिंग हिम। टच का सेंसेशन होए पर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं, ना है वही कोई टच कर रही है, फिर भी उसको टच या कोई चल रही है शरीर में लगी, उसे हम बोलेंगे टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ये सुपरफिशियल भी उसको फील हो सकता है ऊपर से भी, या विसरल भी फील हो सकता है अंदर से भी। तो जैसे कि सीवियर पेन ऑफ सेपरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ट्विचिंग, उसको लग रहा है कि मुझे ऐसे बहुत सीवियर पेन हो रहा है कि मैं अंदर से मेरे ऑर्गन फट रहे, अलग हो रहे, सेपरेट हो रहे, तो क्या हो गया? विसरल टेक्टाइल हेलुसिनेशन। अगर कोई चीज़ चल रही है, मूवमेंट हो रही, चींटियाँ चल रही है मेरे शरीर में, तो बोले तो क्या हो गया? वो सुपरफिशियल टेक्टाइल हेलुसिनेशन। फॉर्मिकेशन टाइप ऑफ टैक्टाइल हेलुसिनेशन। फॉर्मिकेशन एक टाइप ऑफ टैक्टाइल हेलुसिनेशन है। इन दिस पेशेंट के उसको क्या लगता है कि कोई इंसेक्ट्स है ना उसके ना स्किन में चल रहे हैं। अगर कोई पेशेंट बोले आपको कि मेरे स्किन में कोई चीज़ चल रही है, चींटियाँ चल रही है, पर तुम देखो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे, उसको हम बोलेंगे टैक्टाइल हेलुसिनेशन का सब टाइप है फॉर्मिकेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन, इसमें क्या रहता है? फॉल्स सेंसेशन ऑफ थिंग्स अकरिंग मूविंग इन और टू द बॉडी। तो ऐसी कोई चीज़ें हो रही है, चल रही है, शरीर के अंदर लग रहा है, तो उसे हम बोल देंगे सोमैटिक हेलुसिनेशन। imperative hallucination, voice giving instruction to the patient who may or may not feel obliged to carry out them। दो टाइप के रहते हैं, एक तो imperative hallucination, एक command hallucination और commentary hallucination। तो उसमें क्या रहता है कि इम्पेरेटिव हेलुसिनेशन में को उसको वॉइस इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको, पर इसका ये जरूरी नहीं है कि उसको ऐसा लग रहा है उसको फॉलो ही करना है, ओबलाइज करना है, उसको बोल देंगे इम्पेरेटिव हेलुसिनेशन। उसको ऐसा लगे कोई वॉइस, कोई साउंड आ रही है और उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है ऐसा करने के लिए, पर वो ऐसा नहीं है कि उस वॉइस को ओबलाइज करना जरूरी समझता है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे इम्पेरेटिव हेलुसिनेशन।
नेक्स्ट है कमांड और कमेंट्री हेलुसिनेशन। इन दिस द पर्सन विल हियर वॉइस, वॉइस तो सुनेगा, वो कुछ को कमेंट करेंगे, कमांड करेंगे और डिस्क्राइब सब्जेक्ट्स एक्शन और बिहेवियर। और पेशेंट ऐसे करता है, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको करना ही पड़ता है, उसे हम बोलेंगे कमांड और कमेंट्री हेलुसिनेशन। तो मुझे ऐसी वॉइस सुनाई देती है और मुझे कमांड देती है और मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ, मुझे उसको करना पड़ता है। अगर तुम्हें पेशेंट बोले तो पेशेंट को क्या हो रहा है, कमांड और कमेंट्री हेलुसिनेशन। इम्परेटिव हेलुसिनेशन में क्या बोलेगा पेशेंट कि मुझे वॉइस आ रही है और मुझे कमांड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उसको फॉलो ही करूँ, तो क्या हो गया, इम्पेरेटिव हेलुसिनेशन। दूसरा है मूड कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन और मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन। एज द नेम इंडिकेट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन में जैसा उसका मूड है वैसा ही उसको हेलुसिनेशन होगा। मूड इनकॉन्ग्रुएंट मीन्स जैसा पेशेंट का मूड होगा उसका जस्ट ऑपोजिट उसको हेलुसिनेशन होगा। मूड कॉन्ग्रुएंट में जैसे पेशेंट है, डिप्रेशन वाला पेशेंट होगा तो उसको हेलुसिनेशन डिप्रेशन रिलेटेड होंगे। पर मूड इनकॉन्ग्रुएंट में क्या होगा कि पेशेंट अगर डिप्रेशन होगा पर उसके जो जो उसके वर्ड्स और पावर, उसके जो हेलुसिनेशन होंगे वो मेनिया की तरह होंगे, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। वो हो गया मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन। जैसे कि उस पेशेंट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वर्थ और पावर इन मेनिया, ऐसे होगा। नेक्स्ट है डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन। ये दो टर्म्स है, इसको हमें ध्यान रखना है। डी रियलाइजेशन में ऐसे पेशेंट को लगता है कि एनवायरनमेंट कोई रियल नहीं है, स्ट्रेंज है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसको सब्जेक्टिव फील होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेंज है, अनरियल है, ऐसे बोले उनको, तो उसमें हम बोले पेशेंट को क्या हो रहा है, डी रियलाइजेशन। अगर डीपर्सनलाइजेशन में अगर पेशेंट का सब्जेक्टिव फील ऐसा हो रहा है, सेंस ऐसा हो रहा है कि वो खुद ही स्ट्रेंज है, अनफेमिलियर है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डीपर्सनलाइजेशन। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन और कंपल्सन दो चीज़ें रहती है। ऑब्सेशन मीन्स रिपीटेड इमेज और थॉट इंसान के दिमाग में आते हैं और वो उसको एंजाइटी क्रिएट करते हैं। जैसे बार बार कोई आइडिया, थॉट, इमेजेस या कोई फीलिंग उस पेशेंट के माइंड में बार बार आ रही है और उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको एंजाइटी क्रिएट होती है, उसे बोलते हैं ऑब्सेशन। उस एंजाइटी को रोकने के लिए जो वो बार बार काम करता है उसे हम बोलते हैं कंपल्सन। जैसे किसी पेशेंट में उसको लग रहा है उसके हाथ गंदे हैं और उस गंदे हाथ की वजह से वो बीमार हो जाएगा, वो बार बार थॉट आ रहे मेरे हाथ गंदे हैं और मैं इस हाथ की वजह से बीमार हो जाऊंगा, तो वो क्या है, ऑब्सेशन। पर उस टेंशन, उस वो जो उन मन में जो आ रहे इमेजेस आ रहे, थॉट आ रहे कि वो बीमार हो जाएगा, मेरे हाथ गंदे हैं, उसको रोकने के लिए वो बार बार हाथ धोता है। हालांकि उसके बाद साफ हो जाने के बाद भी उसको हाथ धोता है रहता है, उसे बोलते हैं कंपल्सन। तो ऑब्सेशन क्या हो गया, ऐसे थॉट, ऐसे विचार जो उसको एंजाइटी क्रिएट करते हैं। जैसे कोई उसको लगता है पेशेंट को कि मैं अगर भगवान के जी के पास नहीं गया, भगवान से परेशान नहीं करी तो भगवान मुझे सजा देंगे, उससे एंजाइटी होती है। तो क्या हो गया, ऑब्सेशन। उस एंजाइटी को रोकने के लिए बार बार वो मंदिर जाता है, बहुत वहीं बैठा रहता है, वो क्या हो गया, कंपल्सन। दो जो ऑब्सेशन के अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किसी को लगता है हाथ गंदे हैं, क्लीनिंग करना है, सामानों को बचा के रखना है, पैसे देख चेक करते रहना है, काउंटिंग करते रहना है। ये सारी चीज़ें क्या हो गए, ये कंटेंट्स होते हैं, कॉमन ऑब्सेशनल कंटेंट्स। दूसरा है एबनॉर्मलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ थॉट। क्या 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 एबनॉर्मलिटीज है कि थॉट पोजीशन में, जैसे थॉट एलिनेशन फिर में ना, इसमें ऐसा लगता है कि जो उसके थॉट है ना, उसके जो विचार है ना, किसी बाहर की कंट्रोल में, किसी बाहर वाली पावर के कंट्रोल में है, उसे बोलेंगे थॉट एलिनेशन। थॉट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आउटसाइड फोर्स एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। अगर ऐसे बोले तो पेशेंट को बोले कि, तो पेशेंट को ऐसा लगे कि उसके थॉट्स है वो कोई बाहर की चीज़ें उसको कंट्रोल कर रही है, उसे हम बोलेंगे थॉट एलिनेशन। उसमें टाइप्स है जैसे कि थॉट इंसर्शन। ऐसा डिल्यूजन, ऐसा बिलीव पेशेंट को लगता है कि कोई चीज़ उसके माइंड में जो विचार है, थॉट है, उसके माइंड के अंदर डाल रहा है बाहर की चीज़ें, कोई एजेंसी। कोई तुमको पेशेंट बोले कोई बाहर की एजेंसी हमारे मेरे मन के अंदर विचार डाल रही है, तो हमें से समझ जाना है उसको क्या फिनोमेना हो रहा है, थॉट एलिनेशन में थॉट इंसर्शन। दूसरा है थॉट विड्रॉल। एज द नेम इंडिकेट, थॉट विड्रॉल मीन्स उस पेशेंट को ऐसा लगता है
कोई चीज है कि जो उसके माइंड से उसके जो थॉट्स को बाहर निकाल रहा है, उसको बोलेंगे थॉट विड्रॉल। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ये भी एक डिल्यूजनल बिलीफ है जिसमें पेशेंट को लगता है कि जो उसके थॉट्स है ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, जो उसके विचार है ऑन ईयर हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, रेडियो में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, ऐसा फील होता है। अगर तुम्हारे पास पेशेंट आए, पेशेंट बोले कि मेरे विचारों को पहले से ही रेडियो में और टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, तो उसको क्या हो गया, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है डिस्मोर्फोबिया, a type of overvalued idea where the patient believes one aspect of his body is abnormal। ऐसा बिलीफ, ओवरवैल्यूड आइडिया रहता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट, कोई चीज़ है वो अनयूजुअल है, एबनॉर्मल हो रहा है, एबनॉर्मल है। उसको उसको हम बोलेंगे डिस्मोफो डिस्मोर्फोबिया और बॉडी डिस्फोर्मिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है वॉल्यूबिलिटी। इसमें क्या रहता है कि पेशेंट की वॉल्यूम बढ़ जाता है बोलने का। द अबंडेंट ऑफ प्रेस्टाइज टॉकिंग सीन इन मेनिया, जैसे मेनिया वाले पेशेंट में एक्सेसिव स्पीच होती है, मोर वर्ड्स रहते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूबिलिटी। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडिया। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में होता क्या है, पेशेंट शिफ्ट करता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में पेशेंट थॉट्स फ्लो ईच अदर रैपिडली एंड देर इज नो जनरल डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। जो पेशेंट क्या रहता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चेंज होता रहता है और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, कोई मेल मिलाप नहीं रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि फ्लाइट ऑफ आइडिया डिस्क्राइब्स एक्सेसिव स्पीच एट रैपिड रेट। बहुत सारे स्पीच रहती है और उसका रेट और उसका बहुत ज़्यादा रैपिड रहता है, उसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। जैसे हमने किसी के लिए क्वेश्चन पूछा है पेशेंट को, उदाहरण के तौर पे, आपको क्या लगता है जब आप खुश होते हैं। हम उस पेशेंट को पूछा, आपको क्या लगता है जब आप खुश होते हैं, तो पेशेंट क्या बोलेगा, अगर फ्लाइट ऑफ आइडियाज होगा और पेशेंट होगा मेनिया वाला, अक्सर ज़्यादातर हम किसको, जो मेनिया वाला पेशेंट रहता है उसमें देखने को मिलता है। अगर हमने कुछ पूछा आपको क्या लगता है जब आप खुश होते हैं, तो वो बोलेगा खुश, हाँ खुशी एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कल एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसमें सफल हो जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी पत्नी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है और मुझे लगता है कि मैं उसे एक अच्छा उपहार देना चाहता हूँ। तो हमने क्या पूछा था, सिर्फ यही पूछा था आपको क्या लगता है और आप जब आप खुश होते हो। तो पेशेंट ने क्या करा, उस पॉइंट्स के लेके कितनी सारी पॉइंट को बदल लिया। हाँ मैं खुश हूँ एक अच्छी बात है बोलने के बाद वो ऐसे आगे जाके, अब मैं इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए जाऊँगा, ठीक है, मुझे लगता है इंटरव्यू में सफल हो जाऊंगा, फिर उसके अपने पत्नी के बारे में याद आ गया, जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी, ठीक है, तो मैं अबू के पास गया, मैं उसको गिफ्ट दे दूंगा। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या हो गया, द थॉट फ्लोज ईच अदर रैपिडली एंड देर इज नो जनरल डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। पेशेंट के जो थॉट्स है रैपिडली चेंज होते रहते हैं और उसमें बीच में कोई कोई थिंकिंग का जनरल कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, उसे हम बोलेंगे फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ थॉट्स। As the name indicate, rapid, abundant, varying thoughts associated with pressure of speech and flight of ideas। ऐसे रैपिड और बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने वाले थॉट आते हैं कि जैसे फ्लाइट ऑफ आइडियाज में होते हैं, वैसे बोलेंगे प्रेशर ऑफ थॉट्स। पॉवर्टी ऑफ थॉट, जैसे कम हो जाना थॉट का, फ्यू स्लो अनवेरिड थॉट्स, जैसे पॉवर्टी ऑफ स्पीच में होता है कि उसके जो थॉट्स होते हैं कम हो जाते हैं, उसे बोल देंगे पॉवर्टी ऑफ थॉट्स। थॉट ब्लॉक, अचानक बोलते बोलते उसके थॉट ब्लॉक हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाता है और अचानक उसका माइंड खाली जैसा लगता है उसको, उसे हम बोलेंगे थॉट ब्लॉक। सरकमस्टांशियलिटी, एक और दूसरा एक टॉपिक वो है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। दो, एक तो टेंजेंशियलिटी होता है और एक होता है सरकमस्टांशियलिटी। इसमें क्या रहता है, पेशेंट किसी को हमने पूछा है, उसका डायरेक्ट आंसर देने की बजाय बहुत सारे उसके अंदर मिक्सअप करना, लास्ट में हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है। Circumstantiality is a pattern of thinking and communication that is demonstrated by the speaker's inclusion of many irrelevant and unnecessary detail।
तो एक इस टाइप का कम्युनिकेशन टेक्निक से कम्युनिकेशन है, थिंकिंग है, जिस पेशेंट में बहुत सारे जिनकी ज़रूरत नहीं है वो सारे बताने के बाद लास्ट में अपनी चीज़ों को बताता है। ये ज़्यादातर हमें किस में देखता है? एपिलेप्टिक पर्सनैलिटी में, ऑब्सेशनल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिमेंशिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। मतलब क्या, जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका डायरेक्ट जवाब देने के बजाय बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने के बाद लास्ट में जवाब देता है। जैसे कि अब हम एग्जांपल पूछ लेते हैं। जैसे तुमने किसी पेशेंट को पूछा, आपको कैसे लगा जब आप पहली बार दिल्ली गए? हमें माइंड में ये ध्यान रखना है कि जब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका पेशेंट जवाब तो देगा बहुत देर बहुत सारी जो जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन के बाद। जैसे तुमने पूछा आपको कैसे लगा जब आप पहली बार दिल्ली गए, तो उत्तर में क्या बोला उसने, पेशेंट ने, दिल्ली जाने की बात तो ठीक है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली जाने से पहले क्या क्या तैयारी की थी। मैंने अपना टिकट बुक किया, होटल बुक किया, और अपने दोस्तों को बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर मैं दोस्तों को बताया कि मैं दिल्ली जा, फिर मैं दिल्ली पहुंचा और वहाँ मैंने बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल देखे। मैंने लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट देखा। और फिर मैंने सोचा कि दिल्ली वास्तव में एक बहुत ही सुंदर शहर है। तो ये पहले ये यही बात बोल सकता था कि दिल्ली बहुत सुंदर शहर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये सारी बात बहुत सारी क्लियरिटी करने के बाद मैंने क्या करा, कहाँ गया, टिकट बुक की, ये सारे रिलेवेंट बताने के बाद लास्ट में बना दिल्ली एक बहुत ही सुंदर शहर है। इसका मतलब क्या है? सरकमस्टांशियलिटी। आई होप आपको सरकमस्टांशियलिटी और टेंजेंशियलिटी में कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है डीरेलमेंट। As the name indicates, direction of thought is lost and the thought goes away from the intended theme। जैसे रेल डीरेल हो जाती है, उसी तरह थॉट को डीरेल हो जाए, जहाँ एक बात बतानी वहाँ जाए कहीं और चली जाए, उसे हम बोल देंगे डीरेलमेंट। अब आ गया टेंजेंशियलिटी। जो टेंजेंशियलिटी रहता है, जो सर्कमस्टेंशियलिटी का है ना, जस्ट अपोजिट होता है वो टेंजेंशियलिटी। एक टाइप ऑफ डीरेलमेंट है जिसमें हमने क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसका आंसर देता ही नहीं है, उस पॉइंट में आता ही नहीं है, अननेसेसरी आंसर देता रहता है। ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल में है, इन आंसर टू द क्वेश्चन वेयर आर यू फ्रॉम, किसी ने पूछा उसको तुम कहाँ से हो, तो वो क्या बता रहा है? उसका आंसर नहीं दे रहा है, माई डॉग इज फ्रॉम इंग्लैंड, दे हैव गुड फिश एंड चिप्स देयर, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो उसने तो पूछा है कि तुम कहाँ से हो, पर ये आंसर में ये जगह नहीं दे रहा है, पर बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि मेरा डॉग इंग्लैंड से है, उसके उसके पास फिश है, फिश के और चिप्स भी है दोनों, और फिश गिल से सांस ले रहे। तो ये क्या हो गया? टेंजेंट। जो क्वेश्चन पूछा है उसको उसके उसने बाहर उसके जो पॉइंट में नहीं आया, उसे हम बोलेंगे टेंजेंशियलिटी। तो टेंजेंशियलिटी और सर्कमस्टेंस में यही डिफरेंस है। सर्कमस्टेंशियलिटी में तो वो पॉइंट में दोबारा आ जाता है, और टेंजेंशियलिटी में कभी भी अपने पॉइंट में वापस नहीं आता। जैसे एक हिंदी में एग्जांपल देके हम सुनते सीखते हैं। जैसे आप पूछते हो पेशेंट को, आपको कैसे लगा जब आप पहली बार दिल्ली गए? इसमें पेशेंट क्या करेगा, अपने पहले से टेंजेंशियलिटी में पेशेंट जो हमने पूछा ना कि आपको कैसे लगा आप पहली बार दिल्ली गए, इसका जवाब नहीं देगा, बहुत सारे पॉइंट से दूर भाग जाएगा। जैसे हमने पूछा आपको कैसे लगा जब आप पहली बार दिल्ली गए, पेशेंट उत्तर दे सकता है, दिल्ली जाने की बात तो ठीक है लेकिन मैंने एक बार अच्छी फिल्म देखी थी जिसमें दिल्ली के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया था। उस फिल्म में एक गाना भी था जो मुझे बहुत पसंद आया। आप जानते हैं कि मैं गाने बहुत पसंद करता हूँ, मेरे पास एक अच्छा संगीत सिस्टम है जो है जिसमें मैं अक्सर गाने सुनता हूँ। तो इतनी सारी कहानी में उसने कहीं भी जो हमने पूछा था उसको कि दिल्ली शहर उसको कैसा लगा जब पहली बार आया, तो उसने ये नहीं बताया कि दिल्ली शहर अच्छा लगा या बुरा लगा। वो क्या हो गया? टेंजेंशियलिटी। वो अपनी जो हमने पूछा उस क्वेश्चन के पे कभी आया नहीं, उसको क्या हो गया? टेंजेंशियलिटी। और जो हमने पूछा बहुत रिलेवेंट, बहुत सारे डिस्कशन के बाद दोबारा आंसर दे दिया, उसे हम बोलेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी। थॉट ब्लॉकिंग ये हमने पहले ही देख लिया। फिर पर्सिवरेशन, इट इज द रिपीटिशन ऑफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। किसी वर्ड और फ्रेज को बार बार एक ही बार वो रिपीट करते रहेगा तो हम उसे बोल देंगे
perseveration. Overvalued ideas, abnormal beliefs unique to the individual which dominate his life. ऐसे abnormal belief है उसके उसके लिए एक यूनिक रहता है और उसकी उसकी लाइफ को डोमिनेट करता है, उसे बोलते हैं ओवर वैल्यूड आइडियाज. वरीज एज वी ऑलरेडी नो सब्जेक्टिव सेंस ऑफ टेंशन और अनइजीनेस. पेशेंट का खुद का सब्जेक्टिव सेंस टेंशन और अनइजीनेस को हम बोलेंगे वरी. फोबिया क्या है? persistent pathological unrealistic fear of an object or situation is called phobia. एक persistent लगातार किसी चीज का कोई रियल नहीं है फिर भी उसको डर लगता है उस चीज से, उसे हम बोल देंगे फोबियाज. डिल्यूजन. नेक्स्ट इज डिल्यूजन. डिल्यूजन मीन्स ऐसा, लोग क्या सोचते हैं हेलुसिनेशन इल्यूजन और डिल्यूजन को सेम समझते हैं. ऐसा नहीं है, कई बार होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जो इल्यूजन और हेलुसिनेशन है परसेप्शुअल डिसऑर्डर है, आभास वाले डिसऑर्डर है. और डिल्यूजन है थॉट रिलेटेड डिसऑर्डर है. इसमें क्या रहता है, एक ऐसा गलत विश्वास रहता है जिस पेशेंट के आसपास या सोशल बैकग्राउंड से कोई मेल नहीं खाता है फिर भी उसको एक गलत विश्वास रहता है, उसे हम बोलेंगे डिल्यूजन. तो फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ विच आर नॉट शेयर्ड बाय अदर्स आर आउट ऑफ कीपिंग विद वंस एजुकेशनल सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड. मतलब एक साथ फिक्स और गलत विश्वास रहता है क्योंकि उसमें उससे कोई उसके साथ कोई मेल जोल नहीं खाता है, ना उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड से ना कल्चरल बैकग्राउंड से, फिर भी उसका एक ऐसा फिक्स बिलीफ रहता है, उसे हम बोलेंगे डिल्यूजन. तो डिल्यूजन में भी क्या है, फर्स्ट है प्राइमरी डिल्यूजन. प्राइमरी डिल्यूजन क्या है कि ऐसा डिल्यूजन वो अचानक एकदम ही अपने आप शुरू हो जाता है विदाउट एनी कोई प्रीवियस, उसको कोई इलनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अचानक उसको स्टार्ट होगा तो ऐसे बोलेंगे प्राइमरी डिल्यूजन विच कैन बी सीन इन सिजोफ्रेनिया. जैसे कि एक व्यक्ति अचानक से कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे दिमाग में एक छोटा सा रेडियो लगा हुआ है जो मुझे संदेश भेजता है. अगर ऐसा बोलेगा तो ऐसा गलत विश्वास होगा, उसको पेशेंट को लगता है कि उसके दिमाग में छोटा सा रेडियो है और उसको संदेश भेजता है. ये प्राइमरी डिल्यूजन है क्योंकि उस पेशेंट को एक अचानक स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट है सेकेंडरी डिल्यूजन. सेकेंडरी डिल्यूजन क्या रहता है कि ऐसा डिल्यूजन जो पहले से एक मौजूद या कोई अन्य डिल्यूजन या मनोविकार कोई प्रॉब्लम होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको, उसके बाद उसको कोई डिल्यूजन स्टार्ट होता है तो उसे हम बोल देंगे सेकेंडरी डिल्यूजन. जैसे कि एक व्यक्ति पहले से ही अपने पड़ोसियों के बारे में संदेह रखता है, अचानक वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वे मेरे खिलाफ है और साजिश रच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सेकेंडरी डिल्यूजन है. नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन. In the initial stage of delusion, the person makes new perception with familiar stimuli such as doubting familiar situation. तो क्या करता है कि स्टार्टिंग में जो पेशेंट रहता है कि एक न्यू उसके न्यू परसेप्शन बनाता है जो आसपास की फैमिलियर चीज़ों के बारे में उसको डाउट होने लगता है, उसे हम बोलेंगे डिल्यूजनल परसेप्शन. जैसे एग्जांपल क्या है कि जैसे एग्जांपल इसका, एक व्यक्ति कहता है कि मैं देख देख सकता हूँ कि मेरे कमरे में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है लेकिन जब मैं उसे छूने की कोशिश करता हूँ तो वो गायब हो जाता है. तो एक छूना हो गया, वो करना है क्या है कि परसेप्शन रिलेटेड चीज़ है ना. तो उसके क्या कर रहा है वो, उसके एक न्यू परसेप्शन बना लेता है उसके आसपास उसके कमरे के बारे में, उस रूम के बारे में एक न्यू परसेप्शन बना दिया कि उसके अंदर एक बच्चा है और जब मैं उसके छूने की कोशिश करता हूँ तो गायब हो जाता है. तो ये क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन. In this, the patient makes new perception with familiar stimuli. Next है delusion of grandiose delusion. As the name indicate, grandiose means great. पेशेंट को ऐसे लगता है वो ग्रेट पर्सन है, बहुत पावर है उसके पास, एक खतरनाक आइडेंटिटी है, उसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज डिल्यूजन. मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी पावर है, ऐसे ऐसे बाली बोलेगा तो हम समझेंगे उसको ग्रैंडियोज डिल्यूजन है. पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन या पैरानॉइड डिल्यूजन. ऐसे लोग, उनको ये लगता है कि दूसरों के ऊपर शक करते हैं, मुझे चीट कर रहे हैं, मुझे मिसट्रीट कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं. अगर पेशेंट ऐसा बोले, शक करने लगे, तो उसे हम बोल देंगे डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड डिल्यूजन या पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन. नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल. द थॉट फीलिंग ऑफ पेशेंट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल. एक ऐसा गलत फिक्स विश्वास
जो हालांकि रियलिटी से कुछ मेल नहीं खाता है, तो उसे लगता है कि उसके थॉट को, फीलिंग को कोई कंट्रोल करता है, उसे हम बोलेंगे डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ जेलिसी या डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी। ये ऐसा डिल्यूजन है, ऐसा फिक्स्ड, जो भी डिल्यूजन है फिक्स्ड और फॉल्स बिलीफ है। एक ऐसा फिक्स्ड और फॉल्स बिलीफ है जिसमें पेशेंट को लगता है उसका हस्बैंड या वाइफ वो लॉयल नहीं है, उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। ऐसा उसको फिक्स्ड और फॉल्स, फिक्स्ड और गलत विश्वास होता है, उसे बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलसी या इनफिडेलिटी। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और सेल्फ एक्यूजन, बिलीव दैट वन इज सिनर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूइन ऑफ द फैमिली और बस ऐसा गलत और फिक्स विश्वास पेशेंट को लगता है उसकी वजह से पूरा फैमिली और सब लोग बर्बाद हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं, उसे ऐसा बोलेगा तो उस पेशेंट को क्या है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। सोमैटिक डिल्यूजन, उसमें लगता है पेशेंट को कि इनवॉल्विंग फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जैसे कोई मेरा कोई बॉडी का पार्ट मेल्ट हो रहा है, मेरा ब्रेन मेल्ट हो रहा है, ऐसा बोलने लगे, ऐसा गलत और फिक्स विश्वास हो है, उसे हम बोलेंगे सोमैटिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन, ऐसा डिल्यूजन, डिल्यूजन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको ऐसा लगे कि मैं ही एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, मेरी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है इस वर्ल्ड में, तो उसे हम बोलेंगे निहिलिस्टिक डिल्यूजन। ऐसा गलत और फिक्स विश्वास, फॉल्स विश्वास, बिलीफ होता है, विश्वास होता है, जिसमें उसको पेशेंट को लगता है कि वो, उसकी बॉडी और कोई चीज़ उसको एग्जिस्ट नहीं करती है, उसे हम बोलेंगे हम लोग निहिलिस्टिक डिल्यूजन। और ये ज़्यादातर किसमें मिलता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में मिलता है। डिलीजन ऑफ रेफरेंस, उसको कोई इवेंट्स और कोई चीज़ को उसके रेफर करने लगता है, उसके साथ जुड़ी हुई बताता है, उसको बोलते हैं डिलीजन ऑफ रेफरेंस। जैसे कोई पेशेंट यहाँ बैठा है और पेशेंट बोले कि वो जो टीवी सीरियल में जो बातें कर रहा है वो मेरे बारे में बात कर रहा है, और जो वो काउंटर में जो लोग हैं, डॉक्टर है, जो बातें कर रहे हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उसे हम बोल देंगे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ लव और इरेटोमेनिया, ऐसा फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ जिसमें पेशेंट को लगता है जो हाई सोशल स्टेटस वाले उनके साथ उसका अफेयर चल रहा है, जैसे मेरा प्रधानमंत्री के साथ अफेयर चल रहा है, मुझे शाहरुख खान के साथ अफेयर चल रहा है, सलमान खान के साथ अफेयर चल रहा है, और इस विश्वास को फिक्स हो जाए और मानने को बिल्कुल बिल्कुल उसको पूरा विश्वास मानता है और वो किसी की बात सुनने नहीं लगे, फॉल्स और फिक्स बिलीफ हो जाए कि उसका सलमान खान के साथ प्यार है, अफेयर चल रहा है, उसको हम बोलेंगे डिल्यूजन ऑफ लव और इरेटोमेनिया डिल्यूजन। अब यहाँ तक हमने आज डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक आपको कुछ कुछ जो डाउट थे, जो कंफ्यूजिंग वाले चीज़ें थे, उसको आपको समझ आया होगा। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ क्लास तक देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि जो लोग क्या है उसको वॉच व्यू भी मिल रहे हैं, देख भी रहे हैं, रिटर्न आके आके भी देख रहे हैं, लाइक और शेयर नहीं हो रहे हैं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।